वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली में कई सारे गैंगस्टर आज भी जिंदा हैं और कई सारे गैंगस्टरों का एनकाउंटर हो चुका है, कई सारे जेल में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा गैंगस्टर था जो अपने आप को संजय दत्त की तरह दिखाना चाहता था। बड़े बड़े बाल रखता था, आंखों में काजल लगाता था और उसके चेहरे को जब आप देखते तो आप यही कहते हैं कि वाकई में ये संजय दत्त से प्रभावित है और संजय दत्त की तरह ये खलनायक बनना चाहता है। लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ती है, पुलिस पर वो फायरिंग करता है और वो गिरफ्तार होता है। दरअसल उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि 50 टीमों का इंतज़ाम किया था और 50 टीम की मदद से ही, कमांडो की मदद से ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने में आसानी से सफलता पाती है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज की इस कहानी में, आज के इस वीडियो में जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हाशिम बाबा, जो दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है, जो किसी ज़माने में नासिर गैंग के साथ मिलकर दिल्ली में कई सारी वारदातों को अंजाम दिया करता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा एक दिन आया कि वो नासिर ही सबसे बड़ा उसका दुश्मन हो गया और वो आज के मौजूदा वक्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है के सिंडिकेट में रह के वो दिल्ली में जेल के अंदर बैठकर ही कई सारे गुनाहों को अंजाम देता है। तो हाशिम बाबा कौन है ये जानना है आपको, तो इस तस्वीर को देखिए। ये वही तस्वीर है हाशिम बाबा की जो किसी ज़माने में दिल्ली में बहुत बड़ा कुख्यात गैंगस्टर कहा जाता था। दरअसल हाशिम बाबा उस एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करता था जिस एरिया में मुसलमानों की बस्ती थी, या फिर हम जाफराबाद कह लें, सीलमपुर कह लें, चांदबाग कह लें, इन सब इलाकों में हाशिम बाबा अपना अड्डा बनाता था। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इन इलाकों में अगर पुलिस दबिश देने पहुंचती है तो पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि ये सकरी गलियों वाले छोटे छोटे ऐसे इलाके हैं कि जहां पर जगह तो कम होती है लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। और इसी का फ़ायदा उठाकर हाशिम बाबा लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब भी रहता है। हाशिम बाबा पूर्वी दिल्ली का यानी कि यमुना पार का एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने सबसे पहले यमुना पार इलाके में अपराध या फिर गैमलिंग की शुरुआत की, अपराध की दुनिया में एंट्री मारी। और एक ज़माने में हाशिम बाबा का जब वर्चस्व दिल्ली के पूर्वी इलाके में था, यानी कि यमुना पार इलाके में हुआ करता था, तो हाशिम बाबा के नाम से लोग दहशत में रहते थे। जिस किसी को भी फ़ोन आ जाए कि हाशिम बाबा बोल रहा हूँ या फिर हाशिम बाबा के गैंग से बोल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता था और हत्या, रंगदारी, उगाही, ये सब कुछ, किडनैपिंग वगैरह चलता था। हाशिम बाबा से लोग परेशान हो चुके थे और इसकी शिकायत पुलिस में लगातार जा रही थी। दिल्ली पुलिस भी हाशिम बाबा को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हाशिम बाबा उनके पकड़ में नहीं आ रहा था। और तभी हाशिम बाबा की मुलाकात होती है दिल्ली के ही कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल नासिर से। अब्दुल नासिर और छेनू पहलवान की अलग गैंग है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अब्दुल नासिर की गैंग में जब वो शामिल हो जाता है तो फिर तो उसे जैसे लगता है कि एक पावर मिल गया। अब वो अपने आप को और भी बड़ा बदमाश दिखाने की कोशिशें करता है और कई सारी वारदातों को लगातार वो अंजाम दिया करता है। लेकिन एक दिन एक मामले में अब्दुल नासिर की गिरफ्तारी होती है, दिल्ली पुलिस उसे पकड़कर तिहाड़ जेल में भेज देती है। अब पूरी जिम्मेदारी आ जाती है हाशिम बाबा पर। हाशिम बाबा अब्दुल नासिर की गैंग की कमान संभाल लेता है और पूर्वी दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी वारदातों को फिर से करने लगता है। और अब तक अब्दुल नासिर को लोग भूल चुके थे और हाशिम बाबा उनका नया सरदार बन चुका था और वो कहीं ना कहीं अब्दुल नासिर की जगह पर बैठ चुका था। अब्दुल नासिर को जब ये बात मालूम चलती है, जब उसे एहसास होता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, तो जब वो बाहर आता है तो इन दोनों ही गैंगों में लगातार गैंग वॉर होती है और इस गैंग वॉर में दोनों ही गैंग के गुर्गे मारे जाते हैं। और दिल्ली के गैंग वॉर की ये खबर उस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा करती थी। हाशिम बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये अपने बदमाशों को जब गोली मारता था तो गोली सिर्फ माथे पर मारता था, ताकि उसकी पहचान रहे कि आखिर गोली हाशिम बाबा ने मारी है, संजय दत्त ने मारी है। हाशिम बाबा को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की 50 टीमें पूरे दिल्ली में घूम रही थी, अलग से कमांडो भी उतार दिए गए थे, लेकिन हाशिम बाबा पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। और तभी अचानक 11 नवंबर की वो तारीख आती है जब दिल्ली पुलिस के लोधी रोड स्थित मुख्यालय में एक इंटरसेप्ट कॉल पर सुना जाता है कि एक पुरुष एक महिला से बात कर रहा है कि बाबा 3 बजे तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने आएगा। और इसके बाद पुलिस पूरी मुस्तैद हो जाती है और 50 टीमें इकट्ठा होती हैं और उस इलाके में, जिस इलाके में वो जा रहा होता है, उस इलाके में पुलिस अपना पहरा जमा देती है। हाशिम बाबा दरअसल अपनी पत्नी जोया से मिलने जा रहा था, वो उसकी दूसरी पत्नी थी। और जब वो जोया से मिलने जाता है, मिलकर जैसे ही वापस निकलता है तो सादी वर्दी में कई सारे पुलिस वाले वहीं पर खड़े होते हैं और
उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन हासिम बाबा सरेंडर अपने आप को नहीं करता है और पुलिस पर फायरिंग कर देता है। गोलीबारी सुनकर उसकी पत्नी जोया बाहर आती है और हासिम बाबा के आगे आकर उसे बचाने की कोशिश करती है। पुलिस वाले उस समय फायरिंग रोक देते हैं और इस फायरिंग में हासिम बाबा के पैर में गोली लगती है, जिसके बाद वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिलहाल हासिम बाबा जेल में बंद है और वहीं से बैठ के कई सारे गुनाहों को अंजाम दे रहा है। हासिम बाबा के बारे में कहा जाता है कि हासिम बाबा गैंग का एक गैंगस्टर था शाहरुख, जो आज भी जेल में बंद है। उसने भी सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का पूरा ठेका लिया था। लेकिन जब वो सिद्धू मूसेवाला के घर में जाता है उन्हें मारने के लिए, तो वहाँ की सिक्योरिटी देखकर वो वापस आ जाता है। नहीं तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कहीं ना कहीं शाहरुख का भी नाम आ रहा होता अगर सिद्धू मूसेवाला को मारने में वो उस समय सफल हो पाता। लेकिन उस समय या तो अच्छा कहिए या तो बहुत अच्छा कहिए कि सिद्धू मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी थी और शाहरुख को इस मंसूबे में कामयाबी नहीं मिली थी। फिलहाल हाशिम बाबा का आतंक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जेल के अंदर बैठकर वो कई सारे संगीन गुनाहों को अंजाम दिया करता है। इस खबर पर आप अपनी राय दीजिए। हाशिम बाबा के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की खबरें, अपराध की खबरें हमेशा आपको देखने को मिलती है। और आखिरी में हम मैसेज वही देंगे कि अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरें सुनाने का मकसद हमारा यही होता है कि हम सब इसी समाज में रहते हैं और हमारा सामना कब इन बदमाशों से हो जाए, कब आपराधिक तत्व के लोगों से हो जाए, तो कम से कम हम उनके बारे में जानेंगे, उनसे सतर्क तो रह सकते हैं, उनसे बच तो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।